बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 ख़बरें इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो उनकी कन्विक्शन है, जो 7 साल की सज़ा है, उस अपील पर समाअत होने जा रही है। आज की अदालती कार्रवाई में क्यों नवाज शरीफ की बरियत का वाज़ेह इम्कान नज़र आता है, इस हवाले से आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत होने जा रही है। साढ़े 11 साल के बाद ये रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। क्या पेशरफ्त हुई है, क्या पेशरफ्त का इम्कान है, और रेफरेंस जो कि उस वक्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भेजा था, उसमें कौन से अदालत से 5 सवालों का जवाब मांगा गया था। इसके अलावा जस्टिस मज़ार नकवी, जिन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मिसकंडक्ट की और आमदन से ज़्यादा असाजात की कार्रवाई का सामना है, इस सिलसिले में जुडिशल कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। इस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि जुडिशल कौंसिल के इजलास में क्या हो सकता है। और आमना मलिक, जिन्होंने जैसे सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर की थी, उनकी जानिब से वफाकी मोहतसब में एक दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त के मंदरजात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चीदा जो डेवलपमेंट हुई हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करते चलें। एक तो नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में 6 मुकदमात थे, 9 मई के हवाले से, तोड़ फोड़ के हवाले से, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से, उस पर आज जज ताहिर बाज़ सिपरा साहब ने समाअत की है। और समाअत के बाद अदालत ने इमरान खान साहब की इन 6 केसेस में जो अबूरी ज़मानत है, उसे 19 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी इन केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत अभी भी अबूरी है, कन्फर्म अदालत की जानिब से नहीं किया गया। इसी तरीके से इसी अदालत में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ भी 2 मुकदमात थे। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की जो बुरी ज़मानतें हैं, उन्हें नाज़रीन 2 जनवरी तक जो है वो जज साहब ने एक्सटेंड किया। यानी खान साहब की ज़मानत जो एक्सटेंड हुई है 19 दिसंबर तक, और बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत एक्सटेंड हुई है वो 2 जनवरी 2024 तक उसको एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में समाअत होना है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया था जो मुख्तलिफ शिकायत आई थी इंटर पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़, जिसमें अकबर असबाबर भी हैं, PTI के साबिक़ और मेम्बरान भी हैं, और भी ऐसे कोई खुदाई खिदमतगार हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे थे। तो इस पर 12 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस किया था कि आप पर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक, PTI के आइन के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाया गया, तो इस पे आज जवाब देना है तहरीक इंसाफ ने। और जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो PTI के जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर भी आज बड़े केस की समाअत है। इसके अलावा आज अडयाला जेल में जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र का मुकदमा है, साइफ़र के केस में आखिरी जो 4 दिसंबर को समाअत हुई थी, खसूसी अदालत ने जो चलान की नकूल थी वो तमाम फरीक़ैन को फराहम की थी, और 12 दिसंबर की आज की तारीख मुकर्रर हुई थी कि मुल्ज़मान को चार्जशीट किया जाएगा। उनके ख़िलाफ़ जो ऑफेंसेस हैं, जो जराइम हैं, उनकी चार्जशीट पड़ी जाएगी। तो इस केस की भी आज अडयाला जेल में समाअत होना है। इसके अलावा तोशा खाना, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानतों का मामला है, उसकी भी अडयाला जेल में समाअत जज मोहम्मद बशीर साहब करेंगे। अब आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो अपील है अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, जो एहतसाब अदालत में अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को 7 साल के लिए कन्विक्ट किया था, इस अपील पर दूसरी बाज़ाब्ता समाअत होने जा रही है। वैसे तो मीडिया के कुछ हलकों में ये रिपोर्ट किया गया है ज़राए को कोट करके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया था कि नवाज शरीफ की जो अपील है, उस पर जो अरशद मलिक का जो वीडियो स्कैंडल था, उस पर तो नवाज शरीफ की लीगल टीम ने, अमजद परवेज़ और आज़म अज़ीज़ तार साहब ने कहा था कि चूँकि अब अरशद मलिक दुनिया में मौजूद नहीं, अगर वो दुनिया में मौजूद होते तो हम ये मामला वीडियो स्कैंडल का कॉन्टेस्ट करते और अरशद मलिक को कटहरे में बुला के उनसे सवालात पूछते, उनका बयान रिकॉर्ड होता, उनसे हम जिरह करते। लेकिन चूँकि वह दुनिया में नहीं है, तो लिहाजा अब इस मामले को हम जो है वो उस तरीके से हम एजिटेट नहीं करेंगे। लेकिन इस्तदा उन्होंने ये की थी इमरान खान साहब की लीगल टीम ने कि आप ऐसा करें कि इस केस में जो एरर्स हैं, जो सुकम नज़र आते हैं, उसकी रोशनी में आप ये मामला जो है वो एहतसाब अदालत को भिजवा दें। और इसी तरह की इस्तदा जो है वो नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने भी की थी कि आप इसको रिमांड कर दें, एहतसाब अदालत को भिजवा दें, वो नए सिरे से सारे रेफरेंस की समाअत करके ट्रायल करके फ़ैसला दे दे, और जो भी फ़ैसला आएगा नवाज शरीफ के हक़ में आए, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आए, तो नैब के पास भी और नवाज शरीफ के पास भी राइट ऑफ अपील होगा, जिसके भी खिलाफ फ़ैसला आएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो इस्तदाएँ थी, चाहे वो नैब की साइड से हो, चाहे वो नवाज शरीफ की लीगल टीम की साइड से हो,
इसको रद्द कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम मेरिट के ऊपर इस केस को प्रोसीड करेंगे। तो जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें नवाज शरीफ की लीगल टीम ने मेरिट पर अपने दलाइल को कंक्लूड कर लिया था। और क्यों हम ये कहते हैं कि आज इस केस में नवाज शरीफ की बरियत का वाज़ेह इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अमजद परवेज़ हैं उन्होंने ये कहा था कि इस रेफरेंस में भी नैब की तरफ से नवाज शरीफ पे आमदन से ज़्यादा असासाजात का इल्ज़ाम लगाया गया था। और जो 9A5 है आमदन से ज़्यादा असासाजात के हवाले से, 9A4 जो है वो करप्शन के हवाले से है, 9A5 जो है वो आमदन से ज़्यादा असासाजात के हवाले से है। तो इसमें अमजद परवेज़ साहब ने 3-4 पॉइंट अदालत के सामने रखे थे। एक तो उन्होंने ये कहा था कि नैब ने यह साबित करना है कि जब ये अल अज़ीज़िया की जब मिल लगी है सऊदी अरब में और फिर उसके बाद अल अज़ीज़िया को फ़रोख्त करके हिल मेटल की वहाँ पे स्टील मिल लगाई गई, तो उस वक्त नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। अमजद परवेज़ ने कहा कि ये इन्होंने तयन किया ही नहीं, और 1999 में जब मार्शल लगा था तो नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया गया था और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। तो एक तो ये जो रिक्वायरमेंट है 9A5 के इल्ज़ाम की ये पूरी नहीं होती। दूसरा उन्होंने कहा था कि बेनामीदार साबित करना है, तो ऐसा कोई प्रूफ साबित नहीं किया कि जो हुसैन नवाज़ हैं 2001-2005 में वो अपने वालिद के ज़ेरे कफ़ालत थे, उनके अपने रिटर्न थे, उनकी अपनी आमदन थी, अपनी उनकी फैक्ट्री थी, सब मामलात वो कारोबारी चीज़ों को देखते थे। तो ये बात भी जो अपने 9A5 की रिक्वायरमेंट थी कि बेनामीदार साबित करते, वो भी साबित नहीं कर पाए। और तीसरा ये था कि जो पेमेंट्स आ रही थी उन पेमेंट्स का कोई ताल्लुक साबित करते, या जो अल अज़ीज़िया की जो मिल लगी, स्टील मिल लगी, उसके बाद अल अज़ीज़िया को फ़रोख्त करके जो हिल मेटल वहाँ पे लगाई गई, इसको इन दोनों स्टील मिलों को बनाने में कोई नवाज शरीफ का कोई रोल हो, इस हवाले से भी कोई डॉक्यूमेंट नैब रिकॉर्ड पे लेके नहीं लेके आया कि ये जो फैक्ट्री लगी। ख़ास तौर पे जो एक उन्होंने पॉइंट अदालत के सामने रखा कि जब आपने आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस बनाना है तो आपने क्वांटम भी देखना है कि आमदन कितनी थी, असासे कितने थे। पूरा जो रेफरेंस अमजद परवेज़ ने कहा कि जो नैब की जानिब से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बनाया गया उसमें ये क्वान्टिफाई किया ही नहीं गया कि जो अल अज़ीज़िया मिल लगी थी वो कितने अमाउंट के साथ लगी थी, कितना पैसा उस पर खर्च हुआ था और उस वक्त नवाज शरीफ के ज़राए आमदन क्या थे, ये क्वान्टिफाई नहीं किया गया। और फिर जब अल अज़ीज़िया को फ़रोख्त करके हिल मेटल की स्टील मिल जद्दा में लगाई गई तो वो जो सेल प्रोसीड थी अल अज़ीज़िया की, उसके हवाले से भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि नवाज शरीफ उसके शेयर होल्डर थे, उसकी सील डीड में शामिल थे, उसको फ़रोख्त करने के किसी मामले में शामिल थे, या वो उनको किसी और तरीके से कोई ताल्लुक़ साबित होता, चाहे अल अज़ीज़िया का, हिल मेटल का, कोई डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं। और इस हवाले से जितने भी MLA लिखे गए थे, किसी MLA का सऊदी अरब से कोई जवाब नहीं आया। और नाज़रीन एक और चीज़ भी जो पिछली समाअत पे बहुत सारे दोस्तों ने डिस्कस भी की कि वो जो सैलरी वाला मामला था वो भी अदालत के सामने डिस्कस हुआ। अदालत को बताया गया कि वो फ़ोटो कापियाँ थीं और फ़ोटो कापियों के ज़रिए बेटे की तनख्वाह लेने वाला जो मामला है वो नवाज शरीफ के खाते में डाल दिया गया। अल अज़ीज़िया और जो हिल मेटल का केस है ये नाज़रीन नवाज शरीफ की तनख्वाह वाला केस नहीं है। नवाज शरीफ की जो तनख्वाह वाला केस है, जो फैक्ट्री थी, जो कंपनी थी वो दुबई में थी, वो कंपनी थी फ्लैगशिप में अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को ऑलरेडी बरी कर दिया था। ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे ये वो थे जो अल अज़ीज़िया का जो प्रॉफिट था, जो आमदन थी, उस आमदन से हुसैन नवाज़ जो अपने वालिद को फाइनेंशियली असिस्ट कर रहे थे, गिफ्ट कर रहे थे, उस हवाले से जो है एक गैर मुसद्दक़ा फ़ोटोकॉपी अदालत में पेश की गई थी, उसका जिक्र किया जा रहा था। वो तनख्वाह वाला मामला तो दुबई की कंपनी का था, FZE में, जो वहाँ पे एक उनका सनती आप यूँ कह लें कि हब है UAE का, वहाँ पे तो फ्लैगशिप का जो है वो कंपनी बनी थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ ऑलरेडी बरी हो चुके हैं और जो अपील थी नैब की, नैब ने वो अपील जो है एवनफील्ड केस की समाअत के दौरान वापस ले ली थी कि हम इसको एजिटेट नहीं करना चाहते, इसको प्रेस नहीं करना चाहते। तो नवाज शरीफ के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आज जो नैब की लीगल टीम है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो इस केस पर अपने दलाइल देंगे और नैब के प्रोसिक्यूटर कितने ज़्यादा दलाइल दे सकते हैं ये हम भी जानते हैं, आप नाज़रीन भी जानते हैं। मैक्सिमम वो आधा पौना घंटा, मुझे नहीं लगता कि आधा पौना घंटा भी वो दलाइल देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर दलाइल दे भी दिए तो आधे पौने घंटे से उनके ज़्यादा दलाइल नहीं होंगे। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो नवाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज़ और आज़म तारड़, वो जवाब में अपने मज़ीद दलाइल भी अदालत के सामने रख सकते हैं। ये अदालत में उन्होंने बात की थी कि नैब दलाइल दे ले, उसके बाद अगर ज़रूरत पेश हुई तो जवाब में मुख्तसर से जो भी दलाइल देना होंगे वो हमारी तरफ से दिए जाएंगे। अदालत ने उनको ये राइट जवाब का, रिबटल का दिया था। तो आज इस केस में वाज़ेह इम्कान है कि प्रोसीडिंग मुकम्मल हो जाएगी और प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद जो पॉइंट उठाए हैं, अगर उन पॉइंट को, अमजद परवेज़ के उठाए गए पॉइंट्स को अगर नैब के प्रोसिक्यूटर एड्रेस ना कर पाए, जो कि लग रहा है कि एड्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आज ही नवाज शरीफ की इस केस में बरीत हो जाएगी और फिर इलेक्शन शेड्यूल का जब ऐलान होगा तो नवाज शरीफ अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर पाएंगे। जिस भी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल हो सकेंगे। लेकिन सवाल ये ज़रूर रहेगा
कि क्या उनकी जो नाहली है वो ताहियात है। मेरी राय है कि इलेक्शन एक्ट के बाद 5 साल की नाहली हो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब नॉमिनेशन पेपर आएंगे तो उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। अगर नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें रिजेक्ट हो जाते हैं, तो नवाज शरीफ अपीलेट फोरम पे अपील पे आ जाएंगे, हाई कोर्ट में आ जाएंगे और फिर इस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। अल्टीमेटली अहलियत का फ़ैसला आर्टिकल 62(1)(f) का ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। इसके अलावा नाज़रीन आज भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत होने जा रही है और जब हमें नाज़रीन वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक की नाज़रीन वीडियो को नाज़रीन मैंने इसलिए स्टॉप किया था, एक ख़बर आई है और भुट्टो रेफरेंस के हवाले से है, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से है, लेकिन वो ख़बर डाउनलोड नहीं हो रही। जैसे डाउनलोड होती है उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो कुछ 11.5 साल के बाद ये मुकदमा भुट्टो रेफरेंस का समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। तो इसमें अदालत के सामने सवाल क्या पूछे गए हैं। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पहुँचेंगे, जो पीपल्स पार्टी के लायर फोरम है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचेंगे। लेकिन इसमें सवाल क्या पूछे गए थे जब 2011 में ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। तो नाज़रीन मजमूई तौर पे 5 सवालात जो है उस रेफरेंस में अदालत से कहे गए थे कि इन 5 सवालों का जवाब दिया जाए। एक तो नाज़रीन पहला सवाल तो ये था कि जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ के मुताबिक था, यानी जो आइन में बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, क्या जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल उन बुनियादी हकूक़ के मुताबिक हुआ था। इस पर अदालत जो है कानूनी तौर पर मामनत करे। क्या दूसरा सवाल ये था कि क्या जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अदालती नज़ीर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा, अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। यानी ये ऐसा फ़ैसला है भुट्टो के फांसी का कि इसे अदालती नज़ायर के तौर पे अदालत में पेश नहीं किया जाता। अगर पेश किया जाए तो जज साहबान कहते हैं कि नहीं, इस फैसले को छोड़ें, किसी और फैसले का हवाला दें। तो ये सवाल भी पूछा गया कि अगर ये अदालतों में पेश हो सकता है अदालती नज़ायर के तौर पे, ठीक, अगर नहीं पेश होता तो फिर इसके फ़ैसले के नताइज क्या हैं, इसका कानूनी हैसियत क्या है इस फैसले की, इस पर भी असिस्ट करें। और दूसरा जो तीसरा सवाल है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाना मुनसफ़ाना फ़ैसला था, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाने का फ़ैसला जानिबदार नहीं था, ये भी सवाल पूछा गया है। इसके अलावा क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली, जो चौथा सवाल है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है, ये भी पूछा गया है कि कुरान की रोशनी में बताएं कि जो सज़ा भुट्टो को दी गई फांसी की, क्या वो दुरुस्त थी। और पाँचवा और आखिरी सवाल ये पूछा गया, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात उनको सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी थे। ये भी बड़ा अहम सवाल है जो इसमें नाज़रीन पूछा गया है। अब हमें वो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया गया है लाइव कवरेज के हवाले से। अल्लाह करे ये डाउनलोड हो जाए, आज पता नहीं नेट को क्या हो रहा है, बल्कि डाउनलोड हो चुका है नाज़रीन। ये मैं देखता हूँ आपके सामने, मैं स्टॉप करके पढ़ के इसका खुलासा आपके सामने रखूँगा। अंग्रेज़ी आपको मेरी पसंद नहीं आती जब मैं पढ़ता हूँ। बड़ी ख़बर है नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि जो बार बार तकाजा किया जा रहा था कि भुट्टो रेफरेंस केस की जो समाअत है उसको लाइव दिखाया जाए, तो ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई है और कहा गया है कि कोर्ट प्रोसीडिंग ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ द 2011 विल बी ब्रॉडकास्ट लाइव, यानी लाइव दिखाई जाएगी। एंड कैन बी एक्सेस, इसकी एक्सेस हो सकती है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, एंड द यूट्यूब चैनल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लिंक ऑफ विच आर एज अंडर। ये www.supremcourt.gov.pk/court/proceeding/ जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लिखा गया है कि www.youtube.com/@ बड़ा कैपिटल है, ये आगे सारा कैपिटल है, SCP प्रोसीडिंग्स। ये आप लाइव प्रोसीडिंग आज के इस भुट्टो रेफरेंस की जो है ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि जो जस्टिस मज़ारी नकवी साहब का मामला है उस पर यानी समाअत, तो जो उनकी आनी दरख्वास्तें हैं उन दरख्वास्तों को तो 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। और नकवी साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने जो कल लेटर लिखा था वो भी हम आपको बता चुके हैं। नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आनी दरख्वास्तें भी दायर की थी, लेकिन आज बात यह है कि ये जो प्रोसीडिंग है 15 दिसंबर को जो होना है उससे पहले ये हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है जिसमें नकवी साहब के खिलाफ, मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, उसका हंगामी इजलास बुला लिया गया। यानी 15 दिसंबर को जो उनकी आइनी दरख्वास्तों पर समाअत है उससे एक रोज़ पहले जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ जो आइनी दरख्वास्तें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करने जा रही है, कार्रवाई करने जा रही है। और उसमें देखते हैं कि 14 दिसंबर को क्या कार्रवाई होती है और क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, क्या एतराज़ात और जो जवाब है
नकवी साहब का, उससे मुतल्लिक क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कहती है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है। 14 दिन का उनको जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। आखिरी जो 20 नवंबर को इजलास हुआ था, 14 दिन तो 4 दिसंबर को पूरे हो चुके थे, तो उस डेडलाइन के 10 दिन के बाद ये इजलास सुप्रीम कोर्ट ने बुलवाया है। इसके अलावा नाज़रीन आमना मलिक जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ कंप्लेंट दायर की थी, उन्होंने जो वफाकी मुहतसब को ख़त लिखा है वो उसके कुछ मंदरजात भी आपके साथ नाज़रीन मैं शेयर कर लेता हूँ। इसमें नाज़रीन कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के कुछ अरकान ने मुझे हरासा किया। 16 जून 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 20 नवंबर 2023 को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुझे तलब किया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 2 सीनियर मेंबरान ने बदतमीज़ी की, मुझे हरासा किया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शिकायत ऐसे निपटाई जैसे ज़ाती मफाद हो। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ईमा पर मेरे साथ ऐसा रवैया रखा गया। जस्टिस काजी फायसा के रवैये से ऐसे लगा जैसे उनके खिलाफ शिकायत की हो। मेरे मामले में जज ने अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रवैया अंदाज़ अपनाया गया कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल है। तजलील अमेज़ रवैये की वजह से कौंसिल में ख़ुद को गैर महफूज समझा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मेरी शिकायत पर कोई बात नहीं हुई। जुमले कसे गए मेरे ऊपर। कहा गया बीबी हम आपको वहाँ भेज देंगे जहाँ से आप वापस ना आ सकेंगी। कहा गया कि बीबी हम आपको आज यहाँ से कहीं और भेज देंगे। खातून होने की वजह से मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। आइन का आर्टिकल 25(3) ऐसे मामलात में ख़वातीन को तोहफ़्फ़ फराहम करता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल चेयरमैन की जानिब से कार्रवाई कानून की तौहीन है। मुझे ज़हनी अजियत का शिकार बनाया गया, धमकियाँ दी गई। जस्टिस मज़ारी नकवी के खिलाफ शिकायत कुनुंदा को तो हाई टी पेश की गई। हरासा करने पर कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए। हरासा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करना भी मेरे लिए तकलीफ देह है। मुसलसल हरासा करने पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब ये आमना मलिक के वफाकी मुहतसब में कंप्लेंट है। अब अगर फैक्ट पे बात करें तो आमना मलिक साहबा खुद ये एतराफ़ करके गई हैं कि उनके जो खावंद हैं वो अब्दुल्ला मलिक उनका नाम है, वो भी लायर हैं। और माजी में अब्दुल्ला मलिक साहब जो हैं वो लतीफ़ खोसा साहब जब पीपल्स पार्टी के दौर में गवर्नर पंजाब थे तो अब्दुल्ला मलिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के सियासी मुशीर हुआ करते थे। और इस केस में जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो जस्टिस नकवी साहब की जो लीगल टीम है उसका हिस्सा हैं, उसका पार्ट हैं, उसमें शामिल हैं। और ये भी एक चीज़ है कि जब ये कौंसिल का इजलास हुआ था तो उसमें सरदार तारिक मसूद साहब ने ये डॉक्यूमेंट्स अपने गोशवारों के जो भी इल्ज़ामात लगाए थे उस हवाले से जो जवाब दाखिल किया था वो आमना मलिक साहबा को दिया गया कि आप इसको पढ़ें, आप बताएं आप इसे सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आमना मलिक काउंसिल में कह के आई थी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, बाकी काउंसिल ने जो फैसला करना है कर लें। और अपने इल्ज़ामात को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने अपने इल्ज़ामात को कंटेस्ट करने की बात नहीं की थी और उसमें बड़ा लीनियंट व्यू लिए था। जुडिशल काउंसिल ने आमना मलिक के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करने का फ़ैसला जो है वो फ़िलहाल रोक लिया गया था कि अभी फ़िलहाल आमना मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हम नहीं करने जा रहे। लेकिन अब ये जो वफाकी मुहतसब में गई हैं आमना मलिक साहबा, तो इम्कान है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से हो सकता है कि इनके खिलाफ कोई टेक्सचर कोई फ़ैसला जो है वो जारी किया जाए कि ये जो कंप्लेन है कानून के मुताबिक जज के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट कोई शिकायत कुनिंदा साबित ना कर सके तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एक्शन उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो नाज़रीन देखते हैं कि आज की इन अदालती कार्रवाई में क्या प्रोसीडिंग होती है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।